हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। क्या हाल चाल, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में भी हम लोग 100 प्रश्नों को कवर करने जा रहे हैं। 100 प्रश्नों का ये एक सेट है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले 3 वीडियो में देखा था, वैसे ही इस वाले वीडियो में भी हम लोग 100 प्रश्नों को कवर करने जा रहे हैं और ये सारे के सारे प्रश्न आपके इस बार पूछे गए हैं रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में। तो चलिए अब हम लोग प्रश्नों को करना शुरू करते हैं। जब कोई अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो सामान्यतः कौन सी गैस उत्पन्न होती है। जब कोई अम्ल धातु के कार्बोनेट या फिर बाई कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो बनता है धातु लवण, जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आप जो है ऐसे याद रखेंगे कि अम्ल और धातु के कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट के बीच में अभिक्रिया होती है तो लवण बनता है, जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जैसे मान लो कि आपने धातु का एक कार्बोनेट ले लिया, सोडियम कार्बोनेट, ये आपने कार्बोनेट ले लिया और आपने अम्ल ले लिया HCl। ये तनु अम्ल होता है, सांद्र अम्ल नहीं होता है, तनु अम्ल होता है। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा लवण NaCl, उसके बाद जल और उसके बाद जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर मुक्त होती है ना। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपका यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा के बारे में, चुंबकीय क्षेत्र रेखा के बारे में, वे चुंबक के अंदर और बाहर बंद लूप बनाती है, सही हो जाएगा। बाकी के सारे ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। वे केवल चुंबक के केंद्र से निकलती है, गलत हो जाएगा। सदैव प्रतिच्छेद करती है, नहीं, कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है। वे आवेशित कणों का पथ दर्शाती है, गलत हो जाएगा। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है वो बंद लूप बनाती है। मान लीजिए चुंबक है, ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, तो ऐसे नॉर्थ से साउथ निकलेगी, नॉर्थ से निकलेगी साउथ में जाएगी और अंदर में साउथ से नॉर्थ। तो ये एक बंद लूप बन गया है ना, एक बंद लूप जो है यहाँ पर बन गया। तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अयस्क से अवशेष को हटाने यानी कि गैंग को हटाने, अशुद्धि को हटाने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाएं हैं, उनके रासायनिक या भौतिक गुणों के अंतर के आधार पर कार्य करती है और इसे अयस्कों का डैश कहा जाता है। जब किसी अयस्क को जमीन से निकाला जाता है, जो अयस्कों का मेन सोर्स है वो तो पृथ्वी का भूपर्पट ही है, तो जब वहाँ से निकाला जाता है तो उसमें तरह तरह की अशुद्धियाँ होती हैं, चूना है, सिलिका है, ठीक है, रेत है, तरह तरह की अशुद्धियाँ होती है। उन अशुद्धियों को हटाया जाता है। अब हटाने के जो है कई सारी विधियाँ होती है, हटाने के कई सारी विधियाँ होती है। डिपेंड करता है कि जो अयस्क है और जो उनमें अशुद्धियाँ हैं उनके भौतिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म क्या है, उस आधार पर विधियों को चुना जाता है ना। अयस्क को हटाने की, अयस्क से गैंग को हटाने की कई सारी विधियाँ होती है। कौन सी विधि का इस्तेमाल किया जाएगा डिपेंड करता है जो अयस्क है, जो अशुद्धि है, उनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म क्या है। अयस्क से ये जो अशुद्धियाँ हटाई जाती है या फिर अयस्क से जो गैंग को हटाया जाता है, इस प्रक्रिया को सांद्रण कहा जाता है। इस प्रक्रिया को सांद्रण कहा जाता है, कंसंट्रेशन कहा जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, कंसंट्रेशन कहा जाता है ना, कंसंट्रेशन कहा जाता है। और इसी सांद्रण को ना समृद्धिकरण भी कहा जाता है, एनरिचमेंट भी कहा जाता है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। या तो आप समृद्धिकरण बोल दो, एनरिचमेंट बोल दो, या फिर आप सांद्रण बोल दो, बात एक ही है। अयस्क से अशुद्धि को हटाने की या फिर अयस्क से गैंग को हटाने की प्रक्रिया को हम लोग सांद्रण बोलते हैं। सांद्रण की कई सारी विधियाँ होती हैं, कौन सी विधि अपनाई जाएगी डिपेंड करता है अयस्क और अशुद्धि के भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों में क्या अंतर है। ठीक, डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यदि पृथ्वी की सतह पर मापे जाने पर किसी वस्तु का भार 60 न्यूटन है तो चंद्रमा की सतह पर मापे जाने पर उसका लगभग भार कितना होगा। ये तो पेन उठाने की जरूरत भी नहीं है, आप ऐसे ही बना दोगे। इसका जो 6वां भाग होगा यानी कि 10 न्यूटन। तो चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार कितना होता है, पृथ्वी पर जो वस्तु का भार होता है उसका 1/6 हो जाता है। पृथ्वी पर वस्तु का भार 60 न्यूटन है तो चंद्रमा पर इसका 1/6 हो जाएगा यानी कि 10 न्यूटन हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। एक पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक लगभग कितने प्रतिशत ऊर्जा स्थानांतरित होते हैं। तो एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में
लगभग 10% ऊर्जा जो है स्थानांतरित होती है। इसे कहा जाता है 10% रूल। 10% रूल कहा जाता है। 10% रूल कहा जाता है। हर पिछले पोषी स्तर से ठीक अगले पोषी स्तर में 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है। 10% रूल कहा जाता है। ये जो रूल है ये दिया था लिंडमैन ने, है ना, लिंडमैन ने दिया था। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जब लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के घोल को मिलाया जाता है तो अभिक्रिया से निम्नलिखित में से किसका निर्माण होता है? तो लेड नाइट्रेट PbNO3 का हॉल ट्वाइस होता है। इसके घोल में जब हम पोटेशियम आयोडाइड के घोल को मिलाएंगे तो द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है, आयनों का आदान प्रदान होता है, बनता है पोटेशियम नाइट्रेट का जलीय विलयन और इसमें अवशेष प्राप्त होता है लेड आयोडाइड का, है ना। लेड आयोडाइड का ये पीले रंग का अवशेष होता है ना, पीले रंग का अवशेष होता है, वाइट येलो PBT होता है। तो लेड आयोडाइड का एक पीला अवक्षेप बनता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पादपों में धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन के लिए डैश उत्तरदायी है। गुरुत्वानुवर्तन यानी ये अपने आप में एक अनुवर्ती गति है और उद्दीपन क्या है? उद्दीपन क्या है? गुरुत्व। उद्दीपन है गुरुत्व। तो अगर हम प्लांट की बात करते हैं तो जो तना है, ये जो तना है, ये तना है, ये दिखाएगा पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, माफ करिएगा, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। क्योंकि जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है, जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है वो तो नीचे की ओर है ना, पृथ्वी के केंद्र की ओर है। पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो हर वस्तु को जो है पृथ्वी के केंद्र की ओर खींचना चाहता है। लेकिन तना जो है ये ऊपर की ओर ग्रो करता है और गुरुत्वाकर्षण बल जो है नीचे की ओर काम करता है। तो हम बोलते हैं कि ये अपने आप में एक नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म है। अगर हम जड़ की बात करते हैं तो जड़ें जो है वो पृथ्वी के केंद्र की ओर जाती है, नीचे की ओर जाती है। तो हम जड़ के बारे में क्या कहेंगे? जड़ के बारे में कहेंगे धनात्मक, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल भी नीचे की ओर है और जड़ भी नीचे की ओर ही ग्रो कर रही है। पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म बोलेंगे, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म बोलेंगे। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पादपों में धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन के लिए डैश उत्तरदायी है, गुरुत्व उत्तरदायी है। ठीक, डी ऑप्शन राइट आंसर। रदरफोर्ड के किस प्रयोग से परमाणु नाभिक की खोज हुई? तो रदरफोर्ड ने किया था अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। इसमें उन्होंने सोने की पन्नी पर अल्फा कण से बम्बार्डिंग करवाया था। ये जो अल्फा कण होता है ये हीलियम 2+ होता है। इस अल्फा कण में आपको 2 प्रोटॉन दिखते हैं और 2 न्यूट्रॉन दिखते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ठीक, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। इसका द्रव्यमान जो है 4 के बराबर हो जाएगा, 4U, है ना। 2 प्रोटॉन का द्रव्यमान 2U, 2 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 2U, कुल मिलाकर के 4U। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म 2 के रूप में संयोजकता संख्या दर्शाने वाला सही उदाहरण है? अमोनियम है, सल्फेट है। तो आप इसको आयन के रूप में कैसे लिखते हैं? आप लिखते हैं अमोनियम आयन को NH4+ और सल्फेट आयन को SO4 2-। बात करते हैं संयोजकता की, वैलेंसी की। तो आपको क्या करना है, ये जो प्लस चिन्ह है इसको हटा करके केवल आपको मान लिखना है। प्लस है यानी कि +1, वैलेंसी 1, यहाँ पर 2- है तो माइनस हटा करके 2 लिख देंगे। हमें वो चुनना है, हमें वो ऑप्शन चुनना है जिसमें दोनों की संयोजकता जो है, जो 2 आपको दिए गए होंगे स्पीशीज, दोनों की संयोजकता जो है 2 होनी चाहिए। यहाँ पर देखो फॉस्फेट है और नाइट्राइड है, तो आयन के रूप में हम लोग फॉस्फेट आयन लिखते हैं PO4 3-, तो संयोजकता 3। यहाँ पर नाइट्राइड है, नाइट्राइड आयन होता है N3-। ये सवाल जो है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर से पूछा गया है, जो आपको क्लास 9th में पढ़ना है। यहाँ पर 3 हो जाएगा। सोडियम है तो Na+ होता है, 1 हो जाएगा संयोजकता। सल्फेट हम लोगों ने देख लिया है, SO4 2-, और सल्फाइड होता है S2-, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 संयोजकता। तो इधर सल्फाइड है और इधर सल्फेट है,
तो डी ऑप्शन राइट आंसर हमारा हो जाएगा। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आपको जो है ये आयन के फॉर्म में ये सब जो है याद होने चाहिए। ठीक है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा बेकिंग सोडा से धावन सोडा प्राप्त किया जाता है? बेकिंग सोडा से धावन सोडा प्राप्त किया जाता है। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3। इसको ना गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है। इसको हीट करने से बनता है सोडियम कार्बोनेट, है ना, सोडियम कार्बोनेट, साथ में जल भी बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। फिर ये जो सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3 है, इसका किया जाता है क्रिस्टलाइजेशन, है ना, क्रिस्टल जल के अणु को जोड़ा जाता है। तो यहाँ से प्राप्त होगा आपको Na2CO3.10H2O, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वॉशिंग सोडा बोलते हैं। इसी को हम लोग वॉशिंग सोडा बोलते हैं। तो बेकिंग सोडा को गर्म करके जल से क्रिस्टलीकरण करके बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 4 किलो हर्ट्ज है और तरंग दैर्ध्य 15 सेंटीमीटर है। 1.8 किलोमीटर की दूरी तय करने में इसे कितना समय लगेगा? आपको देखो फ्रीक्वेंसी दिया गया है, आपको ये वेवलेंथ दिया गया है, आपको डिस्टेंस दिया गया है और आपसे समय पूछा गया है। तो समय बराबर होता है दूरी बट्टे में चाल। अब देखो तरंग की चाल बराबर होता है तरंग की जो तरंग दैर्ध्य है और गुने में जो तरंग की आवृत्ति है। v के स्थान पर हम लोग ये फॉर्मूला डालेंगे, d बट्टे में लैम्डा इंटू में f, ये समय बराबर हो जाएगा। अब देखो समय आपको चाहिए SI मात्रक में, सारे ऑप्शंस जो है SI मात्रक में है, तो आप एक एक मान को जब आप यहाँ पर डालेंगे तो SI मात्रक में डालेंगे। डिस्टेंस 1.8 किलोमीटर है, तो 1000 से गुना करके हम लोग इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 1800 मीटर हो जाएगा। लेमडा आपको 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसमें हम लोग 100 से भाग लगाएंगे, 100 से भाग लगाएंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये 4 किलो हर्ज दिया हुआ है, तो इसको हम लोग हर्ज में कन्वर्ट करेंगे तो ये 4 गुने में 10 क्यूब हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा आपका, इस 3 से ये 2 जीरो खत्म हो जाएगा, ये 10 पे -2 जो है ये ऊपर जाएगा तो ये 1800 हो जाएगा। 1800 बट्टे में ये आपका हो जाएगा 15 गुने में ये 4 गुने में 10 हो जाएगा। ठीक, 0 से 0 उड़ाएंगे, 0 से 0 उड़ाएंगे, 180 बट्टे में 15 गुने में 4 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा और 60 से 180 कट जाएगा 3 बार में, राइट। तो 3 सेकेंड, 3 सेकेंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना, 3 सेकेंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पादपों में लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न विविधता, प्लांट के अंदर लैंगिक जनन से जो विविधता उत्पन्न होती है उसके महत्व के संदर्भ में दिए गए कथनों को पढ़िए और सबसे अधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए है, जनन प्रजातियों की जनसंख्या के अस्थायित्व से संबंधित है। यह कथन सही हो जाएगा। जो प्रजाति है अगर वो जनन करना बंद कर दे तो धीरे धीरे उस प्रजाति की जो जनसंख्या है वो समाप्त हो जाएगी। अगर आज मनुष्य अपने बच्चे को पैदा करना बंद कर दे तो धरती से मनुष्य प्रजाति एक समय के बाद समाप्त हो जाएगी, क्योंकि मरना तो निश्चित है ना। जब जनसंख्या में मृत्यु होगी, जनसंख्या घटेगी। अगर नई जनसंख्या नहीं आएगी, नए संतान उत्पन्न नहीं किए जाएंगे तो जो उस प्रजाति की जनसंख्या है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। सेम प्लांट के केस में होगा और सेम जंतु के केस में भी होगा। इस प्रकार समय के साथ प्रजातियों की उत्तरजीविता के लिए विविधता उपयोगी नहीं है। नहीं, प्रजातियों की उत्तरजीविता के लिए विविधता जो है बहुत उपयोगी है। विविधता जो है वो होनी चाहिए ताकि बदलते हुए पर्यावरणीय परिस्थिति में जो प्रजाति है वो जीवित रह सके। तो उपयोगी नहीं है बोलना जो है गलत हो जाएगा। ठीक, उपयोगी नहीं है ये बोलना गलत हो जाएगा। तो कथन ए सही है, कथन बी गलत है। कथन ए सही है लेकिन कथन बी गलत है। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? वस्तु की स्थितिज ऊर्जा जो है ये वस्तु की स्थिति और विन्यास पर निर्भर करती है। किसी वस्तु में उसकी स्थिति या विन्यास के कारण संचित ऊर्जा को ही हम लोग स्थितिज ऊर्जा कहते हैं।
अधिकांश कार्बन यौगिकों में सामान्यतः किस प्रकार का आबंध पाया जाता है? अधिकांश कार्बन यौगिकों में जो बॉन्ड मिलता है वो कोवैलेंट बॉन्ड मिलता है, सह संयोजक आबंध मिलता है, सह संयोजक आबंध मिलता है। और ये जो आयनिक बॉन्ड है ये आपको मिलेगा धातु अधातु वाले यौगिक में, मेटल नॉन मेटल कंपाउंड में। मेटल नॉन मेटल से बना हुआ जो कंपाउंड होता है, मेटल नॉन मेटल से जो बना हुआ कंपाउंड होता है उसमें आपको आयनिक बॉन्ड मिलता है। और जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वो मेनली जो है कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं, सहसंयोजक यौगिक होते हैं जिसमें सहसंयोजक आबंध होता है। एक समान वृत्तीय गति में वेग की दिशा क्या होती है? एक समान वृत्तीय गति में वेग की दिशा क्या होती है? देखो, वेग की दिशा जो है किसी भी बिंदु पर, पहली बात तो ये याद रखना कि वेग की दिशा जो है हर बिंदु पर बदलती है ना, हर बिंदु पर बदलती है। अगर वृत्तीय गति हो रही है तो हर बिंदु पर वेग की दिशा बदलेगी। किसी भी बिंदु पर आप चाहते हैं वेग की दिशा निकालना तो आप क्या करेंगे, उस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच देंगे। जैसे अगर आप इस पॉइंट पर वेग की दिशा चाहते हैं तो यहाँ पर स्पर्श रेखा खींच दो, इस पॉइंट पर चाहते हैं तो ऐसे स्पर्श रेखा खींच दो, इस पॉइंट पर चाहते हो तो ऐसे आप स्पर्श रेखा खींच दो। तो वृत्त की स्पर्श रेखा के अनुदिश, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। महिलाओं में डिंबवाही नली के अवरुद्ध होने पर क्या रोका जा सकता है? अगर डिंबवाही नली यानी कि वही डिंबवाहिनी नली फैलोपियन ट्यूब को अगर ब्लॉक कर दिया जाए तो फैलोपियन ट्यूब में ही निषेचन की प्रक्रिया होती है, निषेचन की प्रक्रिया जो है वो रुक जाएगा। ठीक, यानी कि जो निषेचन है शुक्राणु और अंडाणु के बीच वो नहीं होगा, राइट, क्योंकि डिंबवाहिनी नलिका में ही जो है निषेचन की प्रक्रिया होती है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। तो अगर हम इसको ब्लॉक कर देंगे तो शुक्राणु और अंडाणु का मिलन नहीं हो पाएगा, निषेचन की प्रक्रिया जो है वो नहीं हो पाएगी। विकासशील मानव भ्रूण द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट का निपटान निम्नलिखित में से किस अंग की सहायता से किया जाता है? यानी जो भ्रूण डेवलपिंग है फीमेल बॉडी के अंदर, विकासशील मानव भ्रूण यानी जो भ्रूण अभी विकासशील है तो ये भ्रूण कहाँ होता है? मादा के गर्भाशय में। मादा के गर्भाशय में जो एम्ब्रियो है वो डेवलप हो रहा है। तो क्या होता है कि जब एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसके गर्भाशय के भित्ति से ये भ्रूण आकर चिपकता है। तो जो गर्भाशय की भित्ति होती है और जो बेबी होता है, ये मान लो बेबी है और ये गर्भाशय की भित्ति है, तो इसके बीच में एक संरचना जो है बनती है, इसके बीच में एक संरचना बनती है जिसे कहा जाता है प्लेसेंटा, है ना। हिंदी में इसे हम अपरा बोलते हैं, अपरा प्लेसेंटा। इस प्लेसेंटा का जो रोल है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो भ्रूण है, एम्ब्रियो है, इसको जिंदा रहने के लिए भी क्या है, पोषक तत्व चाहिए, पोषण चाहिए और उसके बाद ऑक्सीजन चाहिए। तो माँ के बॉडी से इसको ऑक्सीजन मिलता है और सारे के सारे पोषक तत्व मिलते हैं। तो माँ के बॉडी से जो है वो पोषक तत्व, वो ऑक्सीजन जो है इस प्लेसेंटा में, और प्लेसेंटा से जो है इस बच्चे के अंदर जाता है। और बच्चे में जो वर्ज्य पदार्थ बना है, जो अपशिष्ट बना है, उसे भी बाहर निकालना होगा। तो बच्चे से वो अपशिष्ट जो है प्लेसेंटा में, और प्लेसेंटा से जो है माँ के बॉडी में आता है। ठीक, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ये प्लेसेंटा जो है तब तक रहेगा जब तक फीमेल प्रेग्नेंट है। जब बच्चे का जन्म हो जाएगा उसके बाद ये प्लेसेंटा भी खत्म हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्लेसेंटा को हिंदी में जो है अपरा बोलते हैं, राइट। जीव द्रव झिल्ली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन सा बाहरी आवरण पादप कोशिकाओं में मौजूद होता है? देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो हर सेल में होने वाली है, चाहे वो कवक कोशिका हो, जंतु कोशिका हो, पादप कोशिका हो। ठीक, कोई भी सेल है उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होनी ही होनी है। अगर हम पादप कोशिका की बात करते हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर, अगर ये पादप कोशिका है, ये अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो इसके बाहर एक और परत होती है, एक और आवरण होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। जंतु कोशिका को छोड़ दो तो लगभग सारे कोशिका में, जंतु कोशिका को छोड़ दो तो लगभग सारे कोशिका में आपको सेल वॉल देखने को मिलती है, चाहे वो जीवाणु कोशिका हो, चाहे वो कवक कोशिका हो, चाहे वो पादप कोशिका हो। ठीक है, जो जंतु कोशिका है उसमें कोशिका भित्ति नहीं है, कवक कोशिका में है, पादप कोशिका में है, जीवाणु कोशिका में है, कोशिका भित्ति भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक कोशिका विभाजित होकर दो समान संतति कोशिकाएं बनाती है।
जिनमें से प्रत्येक में गुणसूत्र संख्या जनक कोशिका के समान होती है, इससे किस प्रकार का कोशिका विभाजन कहते हैं। एक कोशिका है, जैसे मान लो एक कोशिका है हमारे बॉडी के अंदर, उसमें 46 गुणसूत्र हैं। ये कोशिका विभाजित हो जाती है, दो नई कोशिका बनाती है और गुणसूत्र की संख्या इसमें भी 46 है, इसमें भी 46 है। तो इस प्रकार के विभाजन को हम लोग क्या बोलते हैं, माइटोसिस बोलते हैं, समसूत्री विभाजन बोलते हैं। समसूत्री विभाजन बोलते हैं यानी कि समान गुणसूत्र होगा। संतति कोशिका में जनक के समान गुणसूत्र की संख्या होने वाली है, तो इसे हम लोग समसूत्री विभाजन बोलते हैं। अच्छा, मान लीजिए कि अर्धसूत्री विभाजन होता तो क्या होता है, तो संतति कोशिका में जो है गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है। जैसे मान लीजिए 46 गुणसूत्र है, अगर मियोसिस होता तो मियोसिस में ना विभाजन 2 बार होता है। पहली बार विभाजन होता है तो गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है, पहली बार में 2 नई कोशिका बनती है और गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है। इसे हम लोग बोलते हैं मियोसिस 1, इसे हम लोग मियोसिस 1 बोलते हैं। फिर से क्या होगा, इसका विभाजन होगा और इस बार गुणसूत्र की संख्या जो है वो नहीं बदलने वाली है। फिर से इसका भी विभाजन होगा, इसमें भी गुणसूत्र की संख्या नहीं बदलने वाली है, गुणसूत्र की संख्या नहीं बदलने वाली है। इसे हम लोग बोलेंगे मियोसिस 2, ठीक। और इन दोनों को मिला करके हम लोग मियोसिस बोलते हैं। तो मियोसिस में मियोसिस 1 होता है, मियोसिस 2 होता है। जो संतति कोशिकाएं बनती है वो संख्या में 4 होती है और जनक कोशिका में जो गुणसूत्र की संख्या होती है उसकी आधी गुणसूत्र की संख्या संतति कोशिका में होती है। समसूत्री विभाजन में क्या होगा कि 2 नई कोशिका बनती है लास्ट में जाकर के, और जो गुणसूत्र की संख्या है वो जनक के समान ही होती है। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो पुरुषों में जो शुक्राणु का निर्माण होता है वो इसी मियोसिस से होता है और महिलाओं में अंडाणु का जो निर्माण होता है वो इसी मियोसिस से होता है, यानी कि युग्मक का निर्माण जो है अर्धसूत्री विभाजन से होता है, ठीक। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें श्वेत प्रकाश विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाता है। श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में टूटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। सिंपली हम लोग प्रकाश का विक्षेपण भी बोल देते हैं। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का किसी सतह से टकरा करके लौटना उसी माध्यम में प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश के चाल में परिवर्तन होता है, प्रकाश के रास्ते में पाथ में परिवर्तन होता है और इसे हम लोग अपवर्तन कहते हैं। स्कैटरिंग क्या होता है, प्रकाश जब किसी कण से टकराता है चारों दिशाओं में छितरा जाता है, उसी को हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन बोलते हैं, ठीक। और श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में टूटना प्रकाश का विक्षेपण कहलाता है। 220 वोल्ट पर चलने वाली एक विद्युत इस्त्री अपने अधिकतम ताप पर 840 वाट की दर से ऊर्जा की खपत करती है। इस्त्री में प्रयुक्त कुंडली का प्रतिरोध कितना है। आपको विभवांतर दिया गया है, आपको पावर दिया गया है और आपसे प्रतिरोध पूछा गया है। इन तीनों में क्या रिलेशन होता है, तो पावर बराबर होता है V² डिवाइडेड बाई R। यहाँ से R हो जाएगा V² डिवाइडेड बाई P। V का मान 220 है, 220 गुने में 220 हो जाएगा, बट्टे में 840 है, 840 लिखेंगे। ये मान निकल करके आएगा 57.6 ओम। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वायुमंडलीय अपवर्तन के लिए जिम्मेदार है। वायुमंडलीय अपवर्तन के लिए जिम्मेदार है, वायुमंडल में जो प्रकाश का अपवर्तन होता है उसके लिए जिम्मेदार है। वायु के अणुओं द्वारा प्रकाश का अवशोषण, वायु के कण जो होते हैं वो प्रकाश का अवशोषण करते हैं, नहीं। वायुमंडल द्वारा प्रकाश का परावर्तन, नहीं। वायुमंडल में प्रकाश का प्रकीर्णन, नहीं। अपवर्तन क्यों होता है, वायु के घनत्व में परिवर्तन होता है। वायुमंडल जो हमारा बहुत ही मोटा है, हर जगह जो वायु का घनत्व है वो एक समान नहीं होता है, क्योंकि वायुमंडल में वायु के घनत्व में परिवर्तन होता है, जिसके कारण प्रकाश का जो है वंकन होता है, बेंडिंग होता है। तो हम बोल सकते हैं कि प्रकाश का जो है अपवर्तन होता है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका मुख्य रूप से डैश के लिए होता है। तो चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका का काम होता है लिपिड बनाना। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो RER है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका, इसका काम होता है प्रोटीन संश्लेषण।
2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 10 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान है। 5 सेकंड के लिए 4 न्यूटन का बल प्रयुक्त किया जाता है। अंतिम वेग ज्ञात कीजिए। अंतिम वेग बराबर प्रारंभिक वेग प्लस त्वरण और गुणे में समय। आपको त्वरण नहीं दिया गया है, लेकिन आपको बल दिया गया है और द्रव्यमान दिया गया है, तो यहाँ से हम त्वरण निकाल लेंगे। u का मान 10 मीटर पर सेकंड है, f का मान जो है, बल का मान 4 न्यूटन है, द्रव्यमान 2 किलोग्राम है और समय आपको दिया गया है 5 सेकंड। 5 सेकंड आपको समय दिया गया है। तो ये 10 प्लस 2 से इसको उड़ाएंगे 4 को, 2 गुने 5 10 हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प थॉमसन के परमाणु मॉडल का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी और इन्होंने ही पहला परमाणु मॉडल दिया था। इन्होंने कहा था जो पूरा परमाणु है वो धन आवेशित गोला है। पूरा का पूरा परमाणु धन आवेशित गोला है और इलेक्ट्रॉन इसमें धसे होते हैं बीच बीच में, है ना। पूरे गोले में इलेक्ट्रॉन जो है धसे होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे तरबूज में आप बीज देखते हो कि तरबूज में बीज जो है वो धसे होते हैं, तरबूज के बीज तरबूज में धसे होते हैं, लाल खाने वाले भाग में धसे होते हैं। ठीक वैसे ही पूरा परमाणु जो है वो धन आवेशित गोला है और उसमें इलेक्ट्रॉन धसे हैं। तो परमाणु धन आवेश का एक गोला होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन तरबूज के बीज की भांति अंतर्निहित होते हैं, धसे होते हैं। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पादित डीएनए प्रतिलिपिकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत चुनना है। प्रजनन की प्रक्रिया जब होती है तो उसमें डीएनए का कॉपी बनता है। तो डीएनए का जो कॉपी बनता है, डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है, उसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखो, प्रजनन के लिए जो है शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण होता है। शुक्राणु और अंडाणु का जो निर्माण होता है उसमें होता है मियोसिस, और इस मियोसिस में ही ना डीएनए का कॉपी बनता है, डीएनए का जेरोक्स बनता है, डीएनए का जेरोक्स बनता है। तो इसी के बारे में कहा गया है डीएनए का कॉपी बनना रेप्लिकेशन कहलाता है। ठीक, डीएनए का रेप्लिकेशन। तो इसी के बारे में कौन सा कथन गलत है? डीएनए का प्रतिलिपिकरण यानी डीएनए का जो कॉपी बनता है पूरी तरह से एरर फ्री प्रोसेस है। ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल गलत है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। देखो, जब डीएनए का कॉपी बनता है, यानी एक डीएनए से दूसरा डीएनए जब बनेगा कॉपी होकर के, किसी भी टाइप का इसमें एरर नहीं होगा, उसमें एरर नहीं होगा, ऐसा कहा जा रहा है। तो ऐसा नहीं है। जैसे आप किसी पेज का जेरोक्स करवाने जाते हैं तो जो पेज निकलता है वो जरूरी नहीं है कि सेम टू सेम हो, डिट्टो 100% एक समान हो, ऐसा नहीं होता है। कहीं अक्षर जो है मोटा हो जाएगा, कहीं पतला हो जाएगा, कहीं पर कुछ अक्षर मिट जाएगा, कुछ ना कुछ एरर आपको देखने को मिलेगा, है ना। कुछ ना कुछ आपको एरर देखने को मिलेगा। ऐसे ही जब डीएनए का कॉपी होता है मियोसिस में तो कुछ ना कुछ एरर हो जाता है। ये जो कुछ ना कुछ एरर होता है, कुछ ना कुछ जो एरर होता है, इसी से जो संतति उत्पन्न होते हैं उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन देखने को मिलता है। तो ये जो छोटे मोटे एरर होते हैं ना, ये जरूरी होते हैं वेरिएशन के लिए। हाँ, अगर ये एरर ज़्यादा हो जाएगा, वैसे केस में जिस कोशिका के अंदर वो कॉपी डीएनए जाएगा वो मर जाएगी कोशिका, ठीक ना। तो छोटे मोटे एरर जो है वो लाभदायक होते हैं। इससे जो है नए लक्षण आते हैं, क्योंकि अगर डीएनए में एरर हुआ है तो जो डीएनए से प्रोटीन बनेगा उसमें चेंज आएगा, और प्रोटीन में जब चेंज आएगा तो जो लक्षण मिलेंगे संतान को उसमें भी चेंज आएगा, और वही वेरिएशन होता है। उत्पन्न डीएनए प्रतिलिपियां समान होती है, समान यानी कि सिमिलर होती है, लेकिन समरूप नहीं होती है, आइडेंटिकल नहीं होती है। सही है। जैसे आप पेज का जेरोक्स निकालते हैं तो जो आपके पास कॉपी वाला जो पेज होता है वो आपके ओरिजिनल पेज जैसा ही होता है, लेकिन डिट्टो सेम टू सेम नहीं होता है, क्योंकि कुछ ना कुछ एरर हो चुका है, ठीक। तो जो कॉपी डीएनए है वो सिमिलर है, लेकिन सेम टू सेम नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ एरर हो जाता है। डीएनए प्रतिलिपियां एकल रज्जुक होती है, सिंगल स्टैंडर्ड होती है। तो ऐसा नहीं है। जो डीएनए कॉपी बनता है, जो डीएनए कॉपी होकर के आता है वो भी डबल स्टैंडर्ड ही होता है ना, वो भी डबल स्टैंडर्ड ही होता है। प्रजनन के लिए डीएनए की प्रतिलिपि बनना एक पूर्वापेक्षा है, यानी कि प्री रिक्विजिट है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रजनन से पहले डीएनए का कॉपी होता है। जैसे आपको रेलवे में जॉब तब मिलेगा जब आप एग्जाम निकालेंगे।
तो रेलवे में सिलेक्शन लेने के लिए एग्जाम निकालना जरूरी है। रेलवे में सिलेक्शन से पहले एग्जाम निकाला जाता है। ठीक वैसे ही प्रजनन से पहले डीएनए का कॉपी होता है, क्योंकि भाई शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण जो है वो तो प्रजनन से पहले ही होगा ना। तो ये स्टेटमेंट जो है सही है। बोर्ड ने इसका आंसर ना ए दिया हुआ है, लेकिन मेरे हिसाब से जो इसका आंसर है, जो इसका उत्तर है वो ए भी हो जाएगा और सी भी हो जाएगा, क्योंकि सी भी तो गलत ही है। डीएनए प्रतिलिपियां एकल रज्जुक होती है, डीएनए का जो कॉपी बनता है वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है, तो नहीं डबल स्टैंडर्ड ही होता है। तो मेरे हिसाब से ए और सी दोनों ही ऑप्शंस यहाँ सही होने चाहिए। दोनों के दोनों गलत है, लेकिन बोर्ड ने केवल ए को गलत माना है। कार्बन परमाणुओं का कौन सा अद्वितीय गुण उन्हें अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ लंबी और स्थिर श्रृंखला बनाने में सक्षम बनाता है? तो इसे हम लोग कैटिनेशन बोलते हैं। कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, जिसे श्रृंखलन कहा जाता है। और इसी के कारण कार्बन के ऐसे यौगिक मिलते हैं जिसमें कार्बन की लंबी लंबी चैन मिलती है ना। वो ब्रांच्ड भी हो सकती है, अनब्रांच्ड भी हो सकती है, और कार्बन के रिंग के फॉर्म में भी हो सकती है। आइसोमेरिज्म क्या होता है? आइसोमर्स क्या होते हैं? यौगिक जिनके आणविक सूत्र एक समान होते हैं लेकिन संरचनाएं भिन्न होती है, उसे हम लोग आइसोमर्स बोलते हैं। और आइसोमर्स का एग्जिस्ट करना ही आइसोमेरिज्म कहलाता है। जैसे CH3 CH2 CH2 CH3, ये है ब्यूटेन, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C4H10। एक और मैं यौगिक लिखता हूं CH3 CH3, ये है 2 मिथाइल प्रोपेन, और इसका फॉर्मूला भी है C4H10। देख सकते हो आप C4H10। अब यहां पर देखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है दोनों का एक समान है, लेकिन जो संरचनाएं हैं वो अलग अलग है। ये लीनियर है, ये ब्रांच्ड है, संरचनाएं अलग अलग है। तो ये दोनों ना आइसोमर्स कहे जाएंगे। इन दोनों को हम क्या बोलेंगे? आइसोमर्स बोलेंगे। और आइसोमर का एग्जिस्ट करना आइसोमेरिज्म कहलाता है, यानी इस घटना को हम लोग आइसोमेरिज्म कहते हैं, समावयवता कहते हैं। टेट्रा वैलेंसी का मतलब होता है वैलेंसी का 4 होना, संयोजकता का 4 होना, टेट्रा वैलेंसी। एलोट्रॉपी क्या होता है? एलोट्रॉप का एग्जिस्ट करना। जैसे कार्बन के कई सारे अपरूप होते हैं, ग्रेफाइट है, हीरा है, फुलेरिन है, ये सब कार्बन के अपरूप है। तो इन अपरूपों का एग्जिस्ट करना ही अपरूपता कहलाता है। एक ही तत्व जब अलग अलग फॉर्म में पाए जाते हैं अपने अलग अलग संरचना के कारण, ठीक है। जैसे जो हीरा है उसमें कार्बन की अलग संरचना है, अलग टाइप से अरेंजमेंट है, हीरे में, ग्रेफाइट में अलग टाइप से अरेंजमेंट है, और फुलेरिन में अलग टाइप से अरेंजमेंट है। उन अरेंजमेंट के कारण उनके भौतिक गुणधर्मों में अंतर देखने को मिलता है, लेकिन रासायनिक गुणधर्म एक समान होते हैं। तो उन्हें हम लोग आपस में एलोट्रॉप बोलते हैं, और इस घटना को हम लोग एलोट्रॉपी बोलते हैं। ठीक, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बेकिंग सोडा निम्नलिखित में से किस प्रक्रम का उपयोग करके तैयार किया जाता है? बेकिंग सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इनमें से किस प्रक्रम का उपयोग करके तैयार किया जाता है? अम्ल क्षार और लवण वाले चैप्टर में जो है आपको ये अभिक्रिया पढ़नी है कि सोडियम क्लोराइड, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया से जो है बेकिंग सोडा बनता है। फिर बेकिंग सोडा को हीट किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट बनता है। तो सोडियम कार्बोनेट बनाने का प्रोसेस है सॉल्वे प्रोसेस। तो इसको बनाने के क्रम में ही आपको रास्ते में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलता है, इसी को हम लोग बेकिंग सोडा बोलते हैं। और इस प्रोसेस को ही हम लोग सॉल्वे प्रोसेस बोलते हैं। कहीं पर भी आपकी किताब में सॉल्वे प्रोसेस नाम लिखा नहीं है, लेकिन यही प्रोसेस है जिसे सॉल्वे प्रोसेस कहा जाता है। ठीक, सॉल्वे प्रोसेस, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये जो प्रोसेस है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्वे प्रोसेस बोलते हैं। सॉल्वे नाम के जो है वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस प्रोसेस की खोज की थी, सॉल्वे प्रोसेस। क्लोड अल्कली प्रोसेस आप जानते हैं, जो ब्राइन सोल्यूशन होता है उससे विद्युत धारा को प्रवाहित करवाया जाता है तो बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है और क्लोरीन गैस मुक्त होती है। ये जो हैबर प्रोसेस है ना, इससे अमोनिया बनाया जाता है इंडस्ट्रियल लेवल पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन दैनिक जीवन में पीएच के महत्व को सही ढंग से समझाता है?
अम्लीय वर्षा का पीएच मान 7 से अधिक होता है। पीएच मान 7 से अधिक हो जाएगा तो वो क्षारीय वर्षा हो जाएगा। अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान है वो 5.6 से कम होता है। 5.6 से कम कुछ भी हो सकता है। अगर वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम है तो हम उसे अम्लीय वर्षा बोलेंगे। तो ये स्टेटमेंट जो है गलत है। जब बैक्टीरिया की सक्रियता के कारण मुंह का पीएच 7.5 से ऊपर बढ़ जाता है तो दांतों का एनामेल घुल जाता है। एनामेल हमारे बॉडी का सबसे हार्ड पार्ट है। जब हमारे मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है, 5.5 से कम हो जाता है तो दांतों का जो एनामेल है उसका क्षय शुरू हो जाता है, यानी कि जो एनामेल है वो घुलने लगता है। सही है। ये जो स्टेटमेंट है गलत है। पीएच मान जो है 5.5 से कम होना चाहिए। हमारा आमाशय पीएच को 2 के आसपास बनाए रखने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करता है, जिससे पाचन में सहायता मिलती है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो पीएच मान होता है ना वो 1.2 के आसपास होता है। मधुमक्खी के डंक से एक क्षारीय तरल पदार्थ निकलता है, इसलिए इसका उपचार सिरके जैसे कमजोर अम्ल से किया जाता है। ये गलत है। मधुमक्खी के डंक में ना फॉर्मिक एसिड होता है, मेथनोइक एसिड होता है। फॉर्मिक एसिड बोलो या फिर मेथनोइक एसिड होता है, ठीक। और इसके उपचार के लिए जो है बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जा सकता है ना। ये अम्ल है ना तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो है बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जा सकता है। सिरके जैसे कमजोर अम्ल नहीं, बेकिंग सोडा जो है ये क्षारीय प्रकृति का होता है, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट आंसर। मानव मादाओं में निम्नलिखित में से कौन सा अंग हार्मोन उत्पन्न कर सकता है? हार्मोन उत्पन्न कर सकता है तो जो अंडाशय है, इस अंडाशय से 2 हार्मोन जो है सिक्रेट होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन, ठीक। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक वाष्पन की दर को नहीं बढ़ाता? तो अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़े तो जो रेट है वाष्पन की वो बढ़ने वाली है। तापमान अगर बढ़े तो जो रेट है वो बढ़ने वाली है। पवन की चाल में वृद्धि रेट को बढ़ाएगी। आर्द्रता में वृद्धि रेट को कम करेगी, है ना। अगर पहले से वायुमंडल में नमी ज़्यादा है ना, जलवाष्प ज़्यादा है, वैसे में जो वाष्पन की दर है वो घट जाएगी। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वाष्पन में क्या होता है, जो जल है वाष्प रूप में निकलता है। तो पहले से अगर वायुमंडल में जलवाष्प ज़्यादा है तो ऐसे में जो हमारा वायुमंडल होगा वो और ज़्यादा जलवाष्प को धारण करना नहीं चाहेगा। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मांसपेशीय गति के लिए उत्तरदायी घटनाओं के अनुक्रम का सही वर्णन करता है? जो हमारी मांसपेशियां हैं वो जो संकुचित होती है, शिथिल होती है, उसके पीछे प्रोटीन जिम्मेवार होता है, एक्टिन प्रोटीन और मायोसिन प्रोटीन। ये खास तरह के प्रोटीन होते हैं हमारे मसल में, है ना, हमारे पेशी कोशिका में, मसल सेल में, जिसे हम लोग फाइबर भी बोलते हैं। इसी प्रोटीन के कारण जो है हमारी पेशियां शिथिल होती है, संकुचित होती है और हमारी पेशियों में जो है गति होती है, ठीक। मांसपेशियां जो गति करती है। तो क्या होता है कि सबसे पहले हमारे नर्वस सिस्टम से जो है सिग्नल आता है हमारे पेशियों के पास। तो जो पेशियां होती है वो अपना काम करती है ना, वो अपना काम करती है और तब जाकर के पेशियों में संकुचन और शीतलन होता है और पेशियां जो है गति करती है। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पहले जो है नर्वस सिस्टम से सिग्नल आता है ना, पहले नर्वस सिस्टम से सिग्नल आता है। जैसे मान लीजिए आपको कोई चीज़ उठाना है तो आपको जो है उठाने के लिए पेशियों में गति करानी होगी। ये सिग्नल आपके ब्रेन से आता है कि आपके पेशियों के पास कि भाई कुछ उठाने हैं तो तुम रेडी हो जाओ, ठीक। जैसे ही आपने सोचा पेशियों के पास जो है सिग्नल पहुंच जाता है ब्रेन से। फिर जो पेशियों में प्रोटीन है वो एक्टिव होती है ना, वो अपना काम करती है, तब जाकर के पेशियां जो है संकुचित और शीतलित होती है। शीतलन, पेशियों में संकुचन और शीतलन होता है। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पादप कोशिकाएं जंतु पेशी कोशिकाओं जैसी विशिष्ट प्रोटीन के बिना किसी उद्दीपन पर शीघ्र अनुक्रिया कैसे करती है? जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा कि जो पेशियों में संकुचन होता है उसके लिए विशेष तरह के प्रोटीन होते हैं हमारी पेशियों में, जिसे एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन कहते हैं। ये प्रोटीन के नाम चाहो तो आप याद रख सकते हो, एक्टिन प्रोटीन है और मायोसिन प्रोटीन है, ठीक। ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये जिम्मेवार होते हैं हमारे पेशियों में संकुचन के लिए, और जब पेशियों में संकुचन होता है तब जाकर के हमारी पेशियां जो है वो गति करती है। जैसे मान लीजिए आप चल रहे थे, पैर में कुछ चुभ गया, आप एक झटके से पैर हटा लेते हो, पेशियों में संकुचन हुआ। उन संकुचन के पीछे जो है ये एक्टिन और मायोसिन जैसे प्रोटीन जो है जिम्मेवार होते हैं।
लेकिन जो पादप है उसमें कोई विशिष्ट प्रोटीन नहीं है, कोई ऐसा प्रोटीन नहीं है, फिर भी हम छुई हुई की पत्तियों को छूते हैं वो मुरझा जाती है। कैसे हुआ? पत्तियां तो मुरझा गई, पत्तियों में संकुचन हुआ। ये कैसे हो गया? क्योंकि पादप कोशिका में ऐसी कोई प्रोटीन नहीं है, ऐसी कोई प्रोटीन नहीं है, और ना ही पादप कोशिका में जो है नर्वस सिस्टम है। तो जो पादप कोशिकाएं जो होती है वो संकुचित और शिथिल होती है, वो अपने आकृति को जो चेंज करती है वो अपने कोशिका में जल के मात्रा में परिवर्तन करके चेंज करती है। ठीक, स्फीति या संकुचन करने के लिए जो है जलांश में परिवर्तन करके, जलांश में परिवर्तन होता है यानी जल में परिवर्तन होता है, कोशिका से जल बाहर निकल जाता है, कोशिका सिकुड़ जाती है, और जब कोशिका में जल भर जाता है तो कोशिका जो फूल जाती है। तो जल में परिवर्तन करके जो कोशिका है अपनी आकृति को चेंज करती है, लेकिन जो हमारी पेशी कोशिका है वो अपनी आकृति को कैसे चेंज करती है, वो शिथिल और संकुचित कैसे होती है? उनके अंदर जो है प्रोटीन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक लंबी सीधी धारावाहक सोलेनॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र के लिए सही है? सोलेनॉइड यानी कि परिनालिका, तो सीधी लंबी धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र के लिए सही है। आई थिंक ये आपको रट चुका होगा कि धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान जो है हर बिंदु पर एक समान होता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है धारावाही परिनालिका के भीतर सीधी, समानांतर, समदूरस्थ होती है, और चुंबकीय क्षेत्र का मान हर बिंदु पर जो है एक समान होता है। ध्वनि तरंगों को यांत्रिक तरंगों के रूप में क्यों वर्गीकृत किया जाता है? यांत्रिक तरंगे वो तरंगे होती है जिन्हें चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है ना, माध्यम की आवश्यकता होती है। इसीलिए ध्वनि जो है यांत्रिक तरंग है, क्योंकि ध्वनि को भी चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इन्हें यात्रा करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, नहीं, जिन्हें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उससे हम लोग अयांत्रिक तरंग बोलते हैं, नॉन मैकेनिकल वेव बोलते हैं, या फिर उसी को हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंग बोलते हैं, जैसे कि प्रकाश। ठीक, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये दोनों ऑप्शंस गलत हैं। ये माध्यम में कणों की गति द्वारा अभिलक्षित होती है, तो माध्यम तो इनको चाहिए ही। ठीक, तो हम ये बोल सकते हैं डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। माध्यम में कणों की गति द्वारा अभिलक्षित होते हैं, माध्यम के कण जो होते हैं वो कंपन करते हैं, है ना, वो कंपन करते हैं, वो अपने स्थिति से जो है विस्थापित होते हैं, जिसके कारण ये ध्वनि तरंग जो है वो आगे की ओर चल पाती है। माध्यम इनको चाहिए, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। एक समान गति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक समान गति के लिए, एक समान गति यानी कि चाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, चाल में कोई परिवर्तन नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि समान समय अंतराल में समान दूरी चली जाएगी, समान समय अंतराल में समान दूरी चली जाएगी, समान समय अंतराल में समान दूरी चली जाएगी। ये मान लो दूरी है, ये मान लो समय है, तो जो इसका tan थीटा होगा, जो इसका tan थीटा होगा यानी जो ढलान होगा, जो स्लोप होगा, जो स्लोप होगा वही हमें चाल जो है देगा। ठीक, तो अगर मान लो चाल एक समान है, ये चाल एक समान है, यानी कि जो ढलान है वो एक समान है, जो ढलान है वो एक समान है, क्योंकि ढलान ही चाल देने वाला है। तो अगर ढलान एक समान होगा तभी तो जाके चाल एक समान होगा। तो हम बोलेंगे दूरी समय ग्राफ का ढलान स्थिर है, एक समान है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये दूरी समय का जो ग्राफ होता है, दूरी समय का जो ग्राफ होता है उसका जो स्लोप होता है tan थीटा होता है, ठीक, वही जो है हमें चाल देता है। तो चाल अगर एक समान है तो निश्चित रूप से दूरी समय ग्राफ का जो ढलान है वो भी एक समान होगा। निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था वाष्पीकरण के अनुकूल नहीं होगी? वाष्पीकरण के अनुकूल नहीं होगी। उच्च पवन चाल, देखो अगर पवन चाल उच्च है तो जो रेट है वो बढ़ने वाली है वाष्पीकरण की। उच्च आर्द्रता नहीं, इसमें रेट जो है वो घट जाएगी। निम्न आर्द्रता, हाँ, रेट जो है वो बढ़ जाएगी। उच्च तापमान, रेट जो है बढ़ जाएगी। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? उच्च आर्द्रता, ये अनुकूल नहीं है। अगर मॉइस्चर ज़्यादा है या फिर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, वैसे केस में जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है वो रेट ऑफ इवेपोरेशन है, रेस्पिरेशन नहीं, रेट ऑफ इवेपोरेशन है, वाष्पीकरण की जो दर है वो घट जाएगी। ठीक, तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गुरुत्वीय त्वरण की गणना करने का सूत्र क्या है? यहाँ जी सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक है, m पृथ्वी का द्रव्यमान है और r पृथ्वी की त्रिज्या है। तो गुरुत्वीय त्वरण का जो सूत्र होता है वो ये होता है कैपिटल G कैपिटल M बाई आर स्क्वायर। ये जो m है ना, ये मास ऑफ प्लेनेट है और ये r रेडियस ऑफ अर्थ है ना। रेडियस ऑफ अर्थ जो भी प्लेनेट है, ये प्लेनेट का मास है
और ये जो r है ये प्लेनेट का रेडियस है। अगर हम पृथ्वी की सतह पर g का मान चेक करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पर पृथ्वी का द्रव्यमान डालेंगे, यहाँ पर पृथ्वी की त्रिज्या डालेंगे और यहाँ पर g का मान डालेंगे, तो gm/r²। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। एक उपग्रह पृथ्वी के परितः एक समान वृत्तीय कक्षा में घूम रहा है। जो उपग्रह है पृथ्वी के चारों ओर एक समान वृत्तीय कक्षा में घूम रहा है, इसकी गति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों ओर जो ग्रह है वो घूम रहा है, तो वृत्तीय गति है। वृत्तीय गति में जो वेग है वो कभी भी नियत नहीं होता है, वेग जो है ये कभी भी नियत नहीं होता है, लेकिन जो चाल है यहाँ पर वो नियत होती है, चाल नियत होती है। उपग्रह का वेग स्थिर है, गलत हो जाएगा। उपग्रह की चाल स्थिर है लेकिन इसका वेग स्थिर नहीं है, सही है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उपग्रह का वेग एवं त्वरण स्थिर है, वेग स्थिर नहीं है। उपग्रह की चाल स्थिर है तथा इसमें कोई त्वरण नहीं है, बिल्कुल त्वरण है ना, क्योंकि वेग नियत नहीं है तो वेग में परिवर्तन हो रहा है ना, तो वेग में परिवर्तन होगा तो त्वरण तो है ही। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गतिज ऊर्जा का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है। यह वह ऊर्जा है जो किसी पिंड में उसकी गति के कारण होती है और पिंड की चाल बढ़ने पर बढ़ती है। तो पिंड के पास गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे हम लोग गतिज ऊर्जा बोलते हैं। अगर हम गति को बढ़ाते हैं तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, गति को कम करते हैं तो गतिज ऊर्जा घटेगी। शाकित श्रृंखला कार्बनिक यौगिक नियोपेंटेन के संरचनात्मक सूत्र को डैश द्वारा दर्शाया जा सकता है। नियोपेंटेन, देखो यहाँ पर पेंटेन है ना, पेंटेन का मतलब 5 कार्बन होता है, तो आपको इसमें 5 कार्बन दिखने चाहिए। यहाँ देखो 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 कार्बन है, इसमें 1 2 3 4 ही कार्बन है, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 कार्बन है तो कट जाएगा। जो पेंटेन है ना, पेंटेन, इनके 3 आइसोमर्स होते हैं। पेंटेन के 3 आइसोमर्स होते हैं। आइसोमर्स मैंने आपको बताया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक समान, लेकिन जो संरचना है वो अलग अलग है। जो संरचना है अलग अलग है, तो एक तो होता है सिंपली नॉर्मल पेंटेन, CH3 CH2 CH2 मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, ये नॉर्मल पेंटेन है। इसे हम लोग सिंपली बोल देते हैं नॉर्मल पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन। एक होता है आइसोपेंटेन, CH3 CH2 CH3 CH3, यह है आइसोपेंटेन, ये है आइसोपेंटेन। ठीक, इसी को हम बोल सकते हैं 2 मिथाइल मेथ एथ प्रोप ब्यूट, 2 मिथाइल ब्यूटेन। और एक और होता है नियोपेंटेन, CH3 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 CH3। आप इन सारे का फॉर्मूला देखेंगे तो आपको मिलेगा C5H12। ठीक, लेकिन संरचनाएं अलग अलग है, संरचनाएं अलग अलग है, तो ये तीनों कहे जाते हैं आइसोमर्स। तो पेंटेन के 3 आइसोमर्स होते हैं, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और ये है आपका नियोपेंटेन, नियोपेंटेन। इसी को, ये जो नियोपेंटेन है, इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं CH3 4 बार, है ना। ये जो C है, ये जो C है, ठीक, ये C लिख दिया और ये CH3 4 बार है, तो CH3 लिख करके और ब्रैकेट के नीचे 4 लिख दिया। CH3 ये भी कट जाएगा। देखो ये आइसोपेंटेन है, ये है ना। CH3 CH3 CH2 CH3 ये आइसोपेंटेन है, ये आइसो है, ये आइसो है, ये आपका जो है ये नियो है। ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने वंशागति के नियमों पर पहुंचने के लिए विज्ञान और गणित के अपने ज्ञान को मिश्रित किया। तो मेंडल साहब ने वंशागति के नियम दिए थे और ये जो इन्होंने नियम दिए काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट के बाद दिए थे। अपने उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने जीव विज्ञान और मैथ्स दोनों के नॉलेज को मिलाया था, क्योंकि मेंडल साहब ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था मटर के प्लांट के ऊपर, तो बहुत सारे डेटा जो है उन्होंने कलेक्ट करके रखा था और उनको एनालाइज उन्होंने किया अपने मैथ्स के कॉन्सेप्ट को लगा करके, क्योंकि वो मैथमेटिशियन भी थे, है ना, वो मैथमेटिशियन भी थे। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दिया था, परमाणु सिद्धांत दिया था। डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दिया था 1808 में। कैमिलो गोल्जी, इन्होंने गोल्जी बॉडी की खोज की थी। कोशिका में जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है, गोल्जी बॉडी होता है, इसकी खोज इन्होंने की थी। और इन्होंने न्यूक्लियस की खोज की थी नाभिक में, रदरफोर्ड ने। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आयन को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? देखो, आयन जो है या तो परमाणु या फिर परमाणुओं का समूह हो सकता है जिसके ऊपर आपको कुल आवेश कुछ न कुछ देखने को मिल जाएगा, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो। तो ये परमाणु है, परमाणु के ऊपर आवेश है, ये परमाणु का समूह है जिस पर आवेश है, इसी को हम लोग आयन बोलते हैं। एक परमाणु या परमाणुओं का समूह जिसमें धनात्मक या ऋणात्मक आवेश होता है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मेरिस्टेमेटिक ऊतक की कोशिकाओं में रिक्तिकाओं का अभाव होता है। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स होते हैं उनमें राजधानी या तो नहीं होती है या फिर बहुत छोटी होती है। क्यों? क्योंकि उन्हें सघन कोशिका द्रव्य की आवश्यकता होती है। तो सेल का जो न्यूक्लियस है वो राजधानी से कहता है कि बेटा या तो तू गायब हो जा या फिर कहीं कोने में जाकर के छुप जा। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं सक्रिय रूप से विभाजित होती है ना। मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, उनको विभाजन करना होता है तो उन्हें सघन कोशिका द्रव्य की आवश्यकता होती है। इसलिए राजधानी को जो है साइड कर दिया जाता है, या तो बहुत ही छोटी राजधानी होती है या फिर नहीं होती है। क्योंकि हम जानते हैं पादप कोशिका में राजधानी जो है वो बहुत बड़ी होती है, ज़्यादा आयतन जो है वो राजधानी घेरती है एक कोशिका को, है ना। राजधानी जो है वो ज़्यादा स्पेस लेती है कोशिका के अंदर, तो राजधानी से कह दिया जाता है कि या तो तुम्हें नहीं रहना है या फिर बहुत ही छोटा बन के रहना है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित पदार्थों में से किस में कक्ष तापमान पर यानी कि कमरे के तापमान पर सबसे अधिक विद्युत प्रतिरोधकता है, यानी कि रेजिस्टिविटी वो सबसे ज़्यादा है। इसमें सबसे कम रेजिस्टिविटी ना ये लोहा का है, उसके बाद क्रोमियम का है, उसके बाद मरकरी का है। सबसे कम रेजिस्टिविटी जो है वो लोहा का है, उससे ज़्यादा क्रोमियम का है, उससे ज़्यादा मरकरी का है और सबसे ज़्यादा इसमें मैग्नीज का है। तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। पादप कोशिकाओं में ल्यूकोप्लास्ट का मुख्य कार्य क्या है? ल्यूकोप्लास्ट जो है ये रंगहीन प्लास्टिड है, ये रंगहीन प्लास्टिड है। ये प्लांट को कोई रंग देने का काम नहीं करता है, इसका काम होता है स्टोरेज का, है ना। प्रोटीन स्टोरेज, कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज, फैट स्टोरेज। तो स्टार्च, तेल, प्रोटीन जैसी सामग्रियों का भंडारण। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। एक वस्तु लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन कितना होगा? आवर्धन चाहिए आपको, फोकल लेंथ दिया गया है। क्योंकि अवतल लेंस है तो फोकल लेंथ जो है हम लोग नेगेटिव लेंगे और वस्तु दूरी हम लोग हमेशा जो है ऋणात्मक ही लेते हैं। अब आपको आवर्धन चाहिए तो आवर्धन बराबर हो जाएगा F/F+U। ये आवर्धन का सूत्र होता है लेंस के केस में। जब आपको फोकल लेंथ पता हो और वस्तु दूरी पता हो तो -15 हो जाएगा, -15 -30 हो जाएगा, ये -15 और -45 हो जाएगा। ठीक, तो जो आवर्धन है वो तो धनात्मक ही आएगा, क्योंकि जो अवतल लेंस है उसका आवर्धन 0 से 1 के बीच में होता है। उसका आवर्धन 0 से 1 के बीच में होता है, तो ऋणात्मक वाले को तो आप पहले ही काट देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग 1/15 1/3 हो जाता, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 0.33। क्रिया के कार्य में निम्नलिखित में से कौन सा अंग शामिल है? तो रिफ्लेक्स एक्शन में जो है स्पाइनल कॉर्ड का रोल होता है। जब जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो यह क्रिस्टलन जल का त्याग कर देता है और यह डैश बनाता है। जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच रखी जाती है तो अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखो, अवतल दर्पण में ना हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। बस एक स्थिति ऐसी है जहां आपको आभासी प्रतिबिंब देखने को मिलेगा, और वो है जब वस्तु को हम मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं। जब हम वस्तु को अवतल दर्पण के सामने मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब जो है वास्तविक बनता है। इसके अलावा कहीं पर भी आप डाल दो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। तो वास्तविक वाले को काट दो, वास्तविक वाले को काट दो, वास्तविक वाले को काट दो, तो आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है।
जब एक प्रकाश की किरण एक गोलीय लेंस के प्रकाशीय के केंद्र से होकर गुजरती है तो यह, अगर प्रकाश किरण गोलीय लेंस के प्रकाशीय के केंद्र से होकर के गुजरे तो बिल्कुल भी विचलन नहीं होता है, बिल्कुल भी विचलन नहीं होता है, यानी प्रकाश किरण जो है अपने रास्ते से बिल्कुल भी डेविएट नहीं होती है। प्रकाश किरण अपने रास्ते से बिल्कुल भी डेविएट नहीं होती, अविचलित उभरती है। अब यहाँ पर उभरती है का मतलब मुझे नहीं पता है ना, अविचलित निकलती है ना, अविचलित निकलती है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक अत्यधिक प्रत्यास्थ होता है यानी कि इलास्टिक होता है और हमारे शरीर में दो अस्थियों को जोड़कर रखने में सहायक होता है? ये जो लिगामेंट है ना, ये बोन से बोन को कनेक्ट करने का काम करता है। ये अपने आप में एक संयोजी ऊतक का प्रकार है। ऐसे ही एक और ऊतक है जिसे हम लोग टेंडन कहते हैं, हिंदी में कंडरा बोलते हैं। इसका काम होता है हड्डी और पेशी को कनेक्ट करके रखना, हड्डी और पेशी को जोड़ने, हड्डी से पेशी को हड्डी से जोड़ने वाला ऊतक है टेंडन और हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला ऊतक है स्नायु। ये टेंडन और स्नायु, ये इसे हम लोग हिंदी में कंडरा बोलते हैं। ये जो कंडरा है और ये जो स्नायु है, ये दोनों के दोनों संयोजी ऊतक है। मैक्रोफेज ये मोनोसाइट से बनता है, मोनोसाइट से बनता है और मोनोसाइट जो है एक प्रकार है WBC का। इसका काम होता है बाहर से आने वाले जो रोगाणु होते हैं शरीर में उसको मार देना। एडिपोसाइट ये कोशिका है एडिपोज टिश्यू का, एडिपोज टिश्यू यानी कि वसा ऊतक, एडिपोज टिश्यू। ये लिगामेंट टेंडन जो है ये भी संयोजी ऊतक है और ये जो एडिपोज टिश्यू है इसे भी हम लोग ये भी संयोजी ऊतक का ही एक प्रकार है। इसका काम जो है फैट को स्टोर करना होता है, फैट स्टोरेज इसका काम होता है। ये मास्ट सेल जो है ये अस्थि मज्जा में बनती है ना, बोन मैरो में बनती है। मास्ट कोशिकाएं जो होती है बोन मैरो में बनती है, बोन मैरो में बनती है, ठीक। और ये कोशिका जो है आपको दिखेगी एरियोलर टिश्यू में, जो कि अपने आप में फिर से एक प्रकार है संयोजी ऊतक का। अगर आपको किसी चीज़ से एलर्जी है, अगर आपको किसी चीज़ से एलर्जी है और वो एलर्जन आपके बॉडी के अंदर चला जाए तो ये मास्ट सेल जो है, ये मास्ट सेल जो है एक रसायन सिक्रेट करती है जिसे हिस्टामिन कहा जाता है। ये हिस्टामिन जो है सिक्रेट करती है। अगर जैसे किसी को धूल से एलर्जी है, जब धूल के कण उनके बॉडी के अंदर जाते हैं तो ये मास्ट सेल जो एक्टिव हो जाती है और हिस्टामिन सिक्रेट करती है और इसके कारण जो है व्यक्ति छींकने लगता है, उसके नाक से पानी आने लगता है। तो जो एलर्जी का रिस्पॉन्स है ये बॉडी में देने का काम जो ये मास्ट सेल करती है हिस्टामिन को सिक्रेट करके। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। स्पायरोगारा में प्रत्येक खंड एक पूर्ण जीव में विकसित हो जाता है, इसका संभावित कारण क्या है? स्पायरोगारा जो है ये हरा शैवाल है, जब ये मैच्योर होता है खुद ही टुकड़ों में टूट जाता है हर एक टुकड़ा, और हर एक टुकड़ा जो है पूर्ण जीव में विकसित हो जाता है। इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? तो प्रत्येक कोशिका स्वतंत्र वृद्धि करने में सक्षम होती है, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जनन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? रिप्रोडक्शन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बैल अकेले ही बछड़ा पैदा कर सकता है, तो ऐसा नहीं कर सकता है भाई, बैल अकेले ही बछड़ा पैदा नहीं कर सकता है। लैंगिक जनन करने के लिए जो है नर और मादा दोनों चाहिए। मुर्गियां अकेले नए चूजे उत्पन्न नहीं कर सकती, बिल्कुल सही है, मुर्गियों को भी चूजा पैदा करने के लिए जो है नर मादा दोनों चाहिए। तो कथन दो सत्य है लेकिन कथन एक असत्य है, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो कथन एक है वो असत्य है, बैल अकेले ही बछड़ा पैदा कर सकता है गलत है, मुर्गियां अकेले नए चूजे उत्पन्न नहीं कर सकती है सही है। निम्नलिखित अभिक्रिया में लोहे ने कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर दिया, लोहा का क्या हो रहा है ये बताना है। ऑक्सीकृत हो जाता है। अभी देखो ये जो फेरस सल्फेट है ये आयनिक यौगिक है, ये आयन में इसको तोड़ो आप, तो यहाँ पर बनेगा Fe2+ और ये बनेगा SO4 2-, और यहाँ पर देखो ये आयरन जो है ये अकेला है यहाँ पर। तो अगर आयरन अकेला है यानी कि इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है, 0 आवेश है। उसके बाद ये आयरन के पास जो है फेरस सल्फेट में ये आवेश है, तो इसे हम लोग ऑक्सीकरण संख्या बोलते हैं। तो देखो आप ऑक्सीकरण नंबर जो है ये इंक्रीज कर गया, जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो इंक्रीज कर गया।
अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर गया तो हम बोलेंगे कि ऑक्सीडेशन हुआ है। तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वहीं कॉपर का जो है ना रिडक्शन हुआ है। कॉपर देखो यहाँ पर +2, ये सल्फेट -2 और यहाँ पर 0, तो ये +2 से 0 में चला गया है, तो ऑक्सीडेशन नंबर घट गया। अगर घट गया तो हम बोलेंगे कि इसका हो गया रिडक्शन, कॉपर का हो गया है रिडक्शन। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसी परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? किसी परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र के बारे में, तो जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है वो सीधी, समानांतर, समदूरस्थ होती है, एक दूसरे के समानांतर होती है, और चुंबक के भीतर हर बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है। एक समान समांतर सीधी रेखा के रूप में होता है, लेकिन क्या चुंबकीय क्षेत्र रेखा है ना, सवाल पूछा गया है चुंबकीय क्षेत्र के बारे में, ठीक, लेकिन यहाँ पर जो प्रॉपर्टी दिया गया है वो चुंबकीय क्षेत्र रेखा की प्रॉपर्टी है। ए हमारा राइट आंसर। अपच के दौरान आमाशय बहुत अधिक अम्ल उत्पन्न करता है ना, बहुत अधिक अम्ल उत्पन्न करता है, बहुत अधिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड उत्पन्न करता है, जिससे निम्नलिखित में से किसके द्वारा निष्प्रभावित किया जा सकता है, यानी जो एक्सेस एसिड बन गया है, अतिरिक्त अम्ल बन गया है, उसको उदासीन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो उदासीन किया जा सकता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से बने प्रति अम्ल से, और जो बेकिंग सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट से बने हुए प्रति अम्ल से, इनके द्वारा जो है उदासीन किया जा सकता है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसी को हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था वाष्पीकरण की दर में वृद्धि नहीं करेगी? वाष्पीकरण की दर में वृद्धि नहीं करेगी, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में अगर वृद्धि हो तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी, तापमान में वृद्धि से वाष्पीकरण की दर बढ़ेगी, आर्द्रता कम हो तो वाष्पीकरण की दर बढ़ेगी, पवन चाल में कमी से वाष्पीकरण की दर घट जाएगी, है ना। पवन अगर मान लो वायु तेज चल रही है तो वाष्पीकरण की दर जो है वो अधिक होगी, अगर वायु की जो गति वो धीमी है वैसे में वाष्पीकरण की दर जो है वो घट जाएगी, ठीक। तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वृत्तीय लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एक तो चालक ऐसे सीधा चालक होता है, स्ट्रेट वायर मान लो, फिर आपने उस वायर को ऐसे बेंड कर दिया, है ना, ऐसे बेंड कर दिया, जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिखाया गया, ये वायर है ना, ये एक प्लेन आपको दिखाया गया है, जैसे मान लो कि ये है ना, ये प्लेन है और यहाँ से वायर जो है ऐसे इस प्लेन के परपेंडिकुलर लूप जो है बनाया गया है, ठीक, और बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है, ये वायर ऐसे है, ठीक। तो क्षेत्र रेखाएं लूप के तल के समांतर होती हैं, तो अगर धारा प्रवाहित यहाँ पर करवाया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनेंगी। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं देखो कैसे बन रही है, क्षेत्र रेखाएं जो है लूप के तल के समांतर होगी। लूप का तल ये है, ये लूप का तल है, तो इसके देखो परपेंडिकुलर है, समानांतर नहीं है, परपेंडिकुलर है, ठीक, लंबवत है। लूप का तल कौन सा हुआ, ये देखो, ये तल जो है ये अलग तल है, इसके लंबवत लूप है और उसके लंबवत जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं। हाँ, आप ये बोल सकते हो कि ये जो टेबल है या जो भी पेज है उसके समानांतर चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, लेकिन लूप के लंबवत है। आपको 3D में इमेजिन करना होगा। लूप के परितः प्रत्येक स्थान पर क्षेत्र एक समान है, लूप के चारों ओर हर जगह क्षेत्र जो है वो एक समान है, तो ऐसा नहीं है ना। जहाँ क्षेत्र रेखाएं पास पास होंगी वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज़्यादा होगा, जहाँ पर दूर होंगी वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कम होगा। क्षेत्र धारा और त्रिज्या पर निर्भर करता है, सही है। जो चुंबकीय क्षेत्र है, देखो ये याद रखना आप, चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है इस धारावाही लूप के कारण वो ऐसे चेंज होता है। धारा बढ़ाने से चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ता है और जो लूप की त्रिज्या है उसके साथ जो है उल्टा संबंध है, यानी कि जितना बड़ा लूप होगा चुंबकीय क्षेत्र का मान जो है उतना कम होगा, और धारा जितना ज़्यादा प्रवाहित करवाएंगे चुंबकीय क्षेत्र का मान उतना ही ज़्यादा होगा। केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा वृत्तीय होती है, गलत हो जाएगा। देखो ये पूरा का पूरा लूप है और इसके केंद्र पर क्षेत्र रेखा जो है वो ऐसे स्ट्रेट लाइन में है, तो क्षेत्र रेखा जो है वो केंद्र पर आते आते जो है सीधी रेखा जैसी प्रतीत होती है। कौन सा कथन सत्य है? सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये रिलेशन याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र दोष मुख्य रूप से उम्र के साथ समंजन क्षमता के दुर्बल होने के कारण होता है? समंजन क्षमता क्या होता है?
समंजन क्षमता क्या होता है? देखो, जब हम दूर की वस्तु देखते हैं तो फोकल लेंथ जो है हमारे अभिनेत्र लेंस की बढ़ जाती है। जब हम पास की वस्तु देखते हैं तो फोकल लेंथ जो है वो घट जाती है। तो ये जो हमारे अभिनेत्र लेंस के पास क्षमता है फोकल लेंथ को बढ़ाने की, घटाने की, कि हम दूर की वस्तु देख रहे हैं, पास की वस्तु देख रहे हैं, उसके हिसाब से इसी को हम लोग अभिनेत्र लेंस की समंजन क्षमता बोलते हैं। और फोकल लेंथ में जो चेंज है वो किसके मदद से होता है? सिलियरी मसल की मदद से होता है। सिलियरी मसल की मदद से होता है। तो जैसे जैसे आयु बढ़ती है, जैसे जैसे आयु बढ़ती है वैसे वैसे जो सिलियरी मसल है ना वो कमज़ोर हो जाती है, उनमें संकुचन शीतलन की क्षमता जो वो घट जाती है। अभिनेत्र लेंस का जो लचीलापन है वो खत्म हो जाता है, जिससे वो लेंस ना तो मोटा होता है ना ही पतला होता है ना, एक शेप में जो है बना रहता है। तो सिलियरी मसल के कमज़ोर होने से, अभिनेत्र लेंस के अंदर लचीलापन खत्म होने से आँखों में जो दोष उत्पन्न होता है उसे हम लोग जड़ा दूरदृष्टिता कहते हैं, है ना, प्रेस बायोपिया कहते हैं। तो प्रेस बायोपिया में यूजुअली निकट की वस्तु को देखने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन मतलब अधिकांश लोगों में जो प्रेस बायोपिया होता है तो इसमें निकट की वस्तु को देखने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि निकट की वस्तु को भी देखने में प्रॉब्लम हो और दूर की वस्तु को देखने में भी प्रॉब्लम हो, यानी कि उसके अंदर मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों देखने को मिल सकते हैं। अब इस दोष को दूर करने के लिए जो चश्मे का इस्तेमाल किया जाता है उसमें ना दोनों प्रकार के लेंस इस्तेमाल किए जाते हैं। जो चश्मे का ऊपर वाला भाग होता है उसमें अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है और नीचे वाले भाग में उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि बाईफोकल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। बाईफोकल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है चश्मे में। ठीक, तो ये जब आयु बढ़ती है तो आयु बढ़ने के साथ जो है ये समस्या आती है। तो जो बूढ़े लोग होते हैं उनमें खास तरह से आपको ये प्रेस बायोपिया जो है जरा दूरदृष्टिता देखने को मिलता है। ठीक, बाईफोकल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है चश्मे में, जो है अवतल लेंस उत्तल लेंस दोनों प्रकार की जो है वस्तुएं, दोनों प्रकार के लेंस जो है वो लगे होंगे। एक आनुवांशिक प्रयोगशाला में एक निश्चित मानव भ्रूण में XX गुणसूत्र पाए जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अगर XX गुणसूत्र है तो भ्रूण मानव मादा बन जाएगा, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना, क्योंकि मादाओं में XX गुणसूत्र होता है और पुरुषों में XY होता है। किस विव ज्योतिकी ऊतक में ऑक्सिन का स्तर सर्वाधिक होता है? तो ऑक्सिन का जो लेवल है वो हाई होता है एपिकल मेरिस्टम में। एपिकल मेरिस्टम में डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 3 प्रकार के आपके विव ज्योतक होते हैं, है ना, पार्श्व, अंतर्वेशी और शीर्षस्थ। तो शीर्षस्थ वाले में जो है ऑक्सिन का लेवल हाई होता है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक समांगी मिश्रण है? तेल और जल आपस में मिक्स होते नहीं हैं, विषमांगी मिश्रण है। रेत और लोहे का चूर्ण मिला दो, विषमांगी मिश्रण है। मिट्टी विषमांगी मिश्रण है। वायु समांगी मिश्रण है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन के रूप में वर्गीकृत है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन को ही हम लोग एल्केन बोलते हैं। एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है और नाम के अंत में आपको ANE दिखेगा, एन। तो इसमें एक ही ऑप्शन है जिसमें नाम के अंत में ANE दिख रहा है, एथेन। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी के सारे जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, यानी कि या तो एल्कीन या फिर एल्काइन, है ना। ये एल्कीन है, ये एल्काइन है और ये एल्कीन है। अनाज के भंडारण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी एक जैविक हानि नहीं है? जैविक हानि का मतलब हो गया कि जीवों के द्वारा जो हानि होती है, तो कौन सी एक जैविक हानि नहीं है? कीटों के कारण हानि, कीट जो है सजीव है, सूक्ष्मजीव सजीव है। कृंतक जो है ये भी सजीव है। नमी के कारण जो हानि होगी वो सजीवों की हानि नहीं है, अजैविक हानि है ये, है ना। अनुपयुक्त नमी के कारण जो हानि होगी अनाजों की उसे हम बोलेंगे कि अजैविक घटक के कारण हानि है। राइट, सी हमारा राइट आंसर। किसी गतिमान पिंड द्वारा अपने गति के कारण प्राप्त की गई ऊर्जा डैश कहलाती है। तो अपने गति के कारण जो ऊर्जा प्राप्त पिंड करते हैं उसे हम लोग गतिज ऊर्जा बोलते हैं। जल के नीचे रहने के लिए जंतुओं द्वारा किस गैस का उपयोग किया जाता है? जो जलीय जीव जंतु होते हैं वो घुलित ऑक्सीजन और घुलित कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। अगर पादप है तो फोटोसिंथेसिस के लिए घुलित कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करेगा, अगर जंतु है तो वो घुलित ऑक्सीजन का इस्तेमाल करेगा। निम्नलिखित यौगिक का IUPAC नाम क्या है? IUPAC नाम लिखना है तो सबसे पहले हम इसे थोड़ा सा डिटेल में लिख लेते हैं। CH3CH, है ना। उसके बाद इस CH से जो है इस कार्बन से ये ब्रोमीन लगा हुआ है, इस कार्बन से ये ब्रोमीन लगा हुआ है, 1 2 3 4।
ठीक है, CH2 CH2 CH3। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग हम इधर से भी कर सकते हैं कार्बन की, इधर से भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग उधर से करेंगे जहां से ये जो ग्रुप होता है नज़दीक पड़ता है। ठीक है, ये हमारा मेन कार्बन चैन होता है, इसके अलावा जो ग्रुप होता है वो किधर से नज़दीक पड़ता है, उधर से हम नंबरिंग करते हैं। 1 2 3 4 5। सबसे पहले हम लोग इस ग्रुप का नाम लिखते हैं। तो ये जो ग्रुप है ये है ब्रोमो। ठीक, ब्रोमो। और हम क्या करते हैं कि ब्रोमीन है तो ब्रोमो हम लोग लिखते हैं। ये ब्रोमीन है तो इसके लिए जो प्रीफिक्स आता है वो ब्रोमो आता है, और इसके पोजीशन के साथ लिखेंगे 2 ब्रोमो। उसके बाद 1 2 3 4 5 कार्बन के लिए पेंट आएगा। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है यानी कि एल्केन है तो ANE आएगा, तो 2 ब्रोमो पेंटेन। 2 ब्रोमो पेंटेन, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये दो क्या है, ब्रोमीन का पोजीशन है, और ब्रोमो का मतलब ब्रोमीन है, और पेंटेन का मतलब 5 कार्बन का चैन है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन का चैन। प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्नलिखित में से किसे गर्म करके विरचित किया जाता है? तो जो जिप्सम है इसको 373 केल्विन पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सी जीवन प्रक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज के विघटन का कारण बनता है? तो यह है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन में क्या होता है कि जो ग्लूकोज है, ये जो ग्लूकोज है सबसे पहले क्या होता है कि पाइरूवेट में टूटता है, और फिर ये पाइरूवेट जो है ये या तो एथेनॉल में टूट सकता है या फिर लैक्टिक एसिड में टूट सकता है। लैक्टिक एसिड में टूटता है, और ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया चलती है वो कोशिका द्रव्य में चलती है, और ऑक्सीजन नहीं चाहिए होता है। ये एथेनॉल बनेगा ईस्ट में, और ये लैक्टिक एसिड हमारे पेशी कोशिका में जब हम ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज कर लेते हैं तो। ठीक, हमारी जो पेशियाँ थक जाती है, ज़्यादा हम एक्सरसाइज कर लेते हैं, भागदौड़ कर लेते हैं, तो इसी लैक्टिक एसिड के कारण होता है, क्योंकि फर्मेंटेशन होता है। तो इसे हम लोग एनएरोबिक रेस्पिरेशन भी बोलते हैं, अवायवीय श्वसन भी बोलते हैं, अवायवीय श्वसन भी बोलते हैं, और इसी को हम लोग किण्वन भी बोलते हैं, और इसी को हम लोग अनॉक्सी श्वसन भी बोलते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं चाहिए, अनॉक्सी श्वसन भी बोलते हैं। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु का पृथ्वी पर भार 24 न्यूटन है, चंद्रमा की सतह पर इसका भार कितना होगा? तो इसी का 6वां भाग हो जाएगा, यानी कि 4 न्यूटन। किसी पिंड को एक समान गति में कहा जाता है यदि, अगर पिंड एक समान गति में है यानी कि समय के साथ उसका जो चाल है, वेग है, वो चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि समान समय अंतराल में समान दूरी तय किया जा रहा है। मस्तिष्क को चिंतन गतिविधियों के लिए क्या उपयुक्त बनाता है? जो सोचना होता है ये बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है, जो हम लोग सोच विचार करते हैं, चीज़ों को एनालाइज करते हैं, जो हमारा ब्रेन करता है, इसके लिए जो है बहुत ही एक जटिल प्रक्रिया होती है, और इसके लिए बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं जो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो कई न्यूरॉन्स वाली इसकी जटिल व्यवस्था, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चिंतन करना, सोचना, विचारना, एनालाइज करना बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, इसके लिए बहुत सारे न्यूरॉन्स आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं, यानी आपस में कनेक्टेड होते हैं, मिल करके जो है काम करते हैं। बड़े हॉल या ऑडिटोरियम में ध्वनि के कई परावर्तनों का प्रभाव क्या होता है? यह ध्वनि के एक समान वितरण में मदद करता है, और इसके लिए ये जो बड़े हॉल होते हैं, ऑडिटोरियम होते हैं, इसके जो छत होते हैं उसी हिसाब से बनाए जाते हैं, और अनुर्दन को रोकने के लिए जो है ध्वनि अवशोषक पदार्थ भी लगाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राशि विस्थापन समय ग्राफ में ढाल को निरूपित करती है? अगर मान लीजिए कि दूरी समय ग्राफ है, तो जस्ट थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा दूरी समय ग्राफ में जो ढलान होता है ये चाल देता है। अगर दूरी की जगह पर अगर आप विस्थापन कर देते हैं, विस्थापन समय ग्राफ अगर आप लेते हैं, वैसे केस में जो ढलान है ये आपको वेग देगा, है ना, वेग देगा। तो विस्थापन समय ग्राफ का जो ढलान है वो वेग देगा। लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां डैश से मापी जाती है। दर्पण के केस में सभी दूरियां जो है ध्रुव से मापी जाती है। लेंस के केस में सभी दूरियां जो है प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती है।
तो लेंस के प्रकाशिकी केंद्र सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु संख्या को परमाणु के नाभिक में उपस्थित डैश की कुल संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो परमाणु संख्या बराबर नाभिक में प्रोटॉन की संख्या, है ना, केवल प्रोटॉन, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उस स्थान का नाम क्या है जहां व्यावसायिक शहद उत्पादन के लिए मधुमक्खियों को रखा जाता है? उसे हम लोग एपियरी बोलते हैं। जहां पक्षियों को रखा जाता है उसे हम लोग एवियरी बोलते हैं। मछलियों को जहां रखा जाता है उसे हम एक्वेरियम बोलते हैं। और वन्य जीवों के लिए जो संरक्षण क्षेत्र होता है, जहां वन्य जीवों को संरक्षित रखा जाता है उसे हम सेंचुरी बोलते हैं। और मधुमक्खियों को पालन और शहद उत्पादन की जगह को हम लोग एपियरी बोलते हैं। डेढ़ कूलम का आवेश विभवांतर से होकर गुजरता है। यदि किया गया कार्य 30 जूल है तो दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना होगा? तो विभवांतर बराबर होता है किया गया कार्य बट्टे में आवेश। किया गया कार्य है 30 जूल और आवेश है 1.5 कूलम। पॉइंट हटाएंगे 0 जाएगा, 20 वोल्ट हमारा आंसर हो जाएगा। पादपों में लैंगिक जनन हेतु क्या आवश्यकता होती है? पादपों में लैंगिक जनन हेतु क्या आवश्यकता होती है? सवाल जो है यहाँ पर हिंदी में गलत तरीके से पूछा गया है। देखो, मुझे डाउट हुआ तभी मैंने इंग्लिश में भी देखा कि भाई क्या सवाल है एक्चुअल में। व्हाट इज द नीड फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स? प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की आवश्यकता क्यों होती है, ये पूछा गया है। यहाँ क्या है, पादपों में लैंगिक जनन करने के लिए क्या चाहिए, क्या आवश्यकता होती है। जबकि सवाल क्या है कि प्लांट्स जो होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, आखिर इसका जरूरत क्या है ना, क्यों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के पीछे कारण यही होता है कि विविधता उत्पन्न करना, है ना, बेहतर अनुकूलन के लिए आनुवांशिक विविधता को बढ़ाना। वेरिएशन के लिए ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो है विकास हुआ है नेचर में। वरना अगर जनसंख्या केवल बढ़ाना काम होता जनन का तो अलैंगिक जनन काफी था जनसंख्या बढ़ाने के लिए, है ना। वेरिएशंस लाने थे किसी प्रजाति के जनसंख्या में, इसीलिए जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का धीरे धीरे विकास हुआ नेचर में। हवा में ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य होती है क्योंकि डैश। हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा कि ध्वनि तरंगे जो होती है वो यांत्रिक तरंगे होती है, चलने के लिए माध्यम चाहिए होती है। तो माध्यम के जो कण होते हैं वो जो अपने मेन पोजीशन से विस्थापित होते हैं, आगे पीछे दोलन करते हैं, इसी के कारण जो ध्वनि तरंग है वो आगे की ओर बढ़ती है। तो अनुदैर्ध्य तरंगे वो तरंगे होती हैं जिनमें माध्यम के कण जिस दिशा में कंपन करते हैं उसी के अनुदिश जो तरंगे हैं वो चलती है ना। अगर तरंगे इधर की ओर चल रही है तो माध्यम के कण जो है इसी के अनुदिश आगे पीछे कंपन करेंगे। अगर मान लो तरंग इधर की ओर चल रही है और माध्यम के कण जो है ऐसे इसके लंबवत कंपन करें तो हम इसे अनुप्रस्थ तरंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ तरंग बोलते हैं। और इसे हम लोग अनुदैर्ध्य तरंग बोलते हैं। तो कण संचरण की दिशा में गति करते हैं, यानी जो माध्यम के कण होते हैं वो कंपन करते हैं किसकी दिशा में? जिस दिशा में ध्वनि तरंग चलती है उसी के पैरेलल बोल सकते हो, है ना, या फिर उसी की दिशा में बोल सकते हो, उसी के समानांतर बोल सकते हो, उसी के अनुदिश बोल सकते हो। और माध्यम के कण जिस दिशा में कंपन करते हैं उसके लंबवत ध्वनि तरंग चलती है तो उससे हम लोग अनुप्रस्थ तरंग बोलते हैं। अभिक्रियाशीलता श्रृंखला रिएक्टिविटी सीरीज, जिसे एक्टिविटी सीरीज के रूप में भी जाना जाता है, धातुओं की एक सूची है जो उनकी डैश के क्रम में व्यवस्थित होती है। तो अभिक्रियाशीलता श्रेणी या फिर रिएक्टिविटी सीरीज हम लोग बोलते हैं पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, है ना, मरकरी, इसमें जो है हाइड्रोजन को भी बीच में डाला गया है। उसके बाद कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ठीक। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, ठीक है। तो इसमें जो है धातुओं को ऐसे घटते हुए अभिक्रियाशीलता के क्रम में सजाया गया है। तो घटती अभिक्रियाशीलता, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक असंतृप्त है? तो असंतृप्त वाले में कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा, कहीं ना कहीं एक जगह पर। ब्यूटेन ये एल्केन है। एल्केन जो है ये असंतृप्त नहीं होता है, ये संतृप्त होता है। ये भी एल्केन है ना। ये प्रोपेन जो है ये प्रोपीन है। प्रोपीन जो है ये एल्कीन है। और एल्कीन में कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। प्रोपेन जो है ये एल्केन है और एल्केन में कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा।
कार्बन 13 समस्थानिक का परमाणुक द्रव्यमान कितना है? ये जो कार्बन 13 लिखा हुआ है ये द्रव्यमान संख्या है, इसी में आप U लगा दो तो ये परमाणु द्रव्यमान है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जंतुओं में अनॉक्सी श्वसन के अंतिम उत्पाद को निरूपित करता है? अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, जब मैं किण्वन आपको बता रहा था कि जो किण्वन है उसी को हम लोग अनॉक्सी श्वसन बोलते हैं, अवायवीय श्वसन बोलते हैं। इस अनॉक्सी श्वसन में या तो एथेनॉल बन जाएगा, है ना, अगर ये जो प्रक्रिया है, ये जो अनॉक्सी श्वसन है, ये अगर ईस्ट में हो तो, खमीर में हो तो, और लैक्टिक एसिड बन जाएगा हमारे पेशी कोशिका में जब हम ज़्यादा भागदौड़ करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तब, ठीक। तो अंतिम उत्पाद को निरूपित करता है, तो इसमें से जो है लैक्टिक एसिड हो जाएगा, है ना, लैक्टिक एसिड हो जाएगा। अनॉक्सी श्वसन मतलब कि ऑक्सीजन नहीं चाहिए, ठीक। और ये अनॉक्सी श्वसन जो है साइटोप्लाज्म में होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय संकेत कुछ सरीसृपों में निषेचित अंडे के लिंग का निर्धारण करता है? जैसे हम मनुष्यों की बात करते हैं तो लिंग का निर्धारण सेक्स क्रोमोसोम से होता है कि अगर XX हुआ तो लड़की है, अगर XY हुआ तो लड़का है। कुछ सरीसृप ऐसे होते हैं जिनमें जो निषेचित अंडा होता है, निषेचित अंडा का मतलब क्या हुआ, ये क्या है, अपने आप में भ्रूण है। जो निषेचित अंडा होता है, जो एम्ब्रियो होता है, उसको किस टेम्परेचर पर रखा जाता है, उससे डिसाइड होता है कि जो संतति है, जो बच्चा है, वो नर है या मादा है। सारे सरीसृप में ऐसा नहीं होता है, सारे रेप्टाइल में ऐसा नहीं होता है, सारे सरीसृप में ऐसा नहीं होता है, सारे सरीसृप में ऐसा नहीं होता है। कुछ सरीसृप में ऐसा होता है कि उसके भ्रूण को, यानी कि निषेचित अंडे को, निषेचित अंडा यानी कि निषेचन की प्रक्रिया हो चुकी है ना, और भ्रूण बन चुका है। भ्रूण को किस टेम्परेचर पर रखा जाता है उसके हिसाब से डिसाइड होगा नर होगा कि मादा। तो तापमान। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? अम्ल और धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के बीच में जब अभिक्रिया होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। आई थिंक पहला ही सवाल था इस वीडियो का, जो कि इसी वाले रिएक्शन पे बेस्ड था। यदि कोई पिंड किसी ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से गिरता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा डैश में परिवर्तित हो जाती है। अगर किसी हाइट से किसी पिंड को छोड़ा जाता है तो पिंड जैसे जैसे धरती के नज़दीक आता है उसकी स्थितिज ऊर्जा जो है घटती जाती है, लेकिन जो उसकी गतिज ऊर्जा है बढ़ती जाती है, क्योंकि जो गति है लगातार बढ़ती जाती है। तो जितने से स्थितिज ऊर्जा घट जाती है उतने से गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तो इसकी स्थितिज ऊर्जा जो है गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। स्थितिज ऊर्जा लगातार घटेगी, गतिज ऊर्जा लगातार बढ़ेगी, लेकिन जो यांत्रिक ऊर्जा होती है, मैकेनिकल एनर्जी होती है, जो कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग है, ये अचर रहती है, ये अचर रहती है ना, ये अचर रहती है, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हाँ, स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा घटेगी, लेकिन दोनों का योग जो है एक समान रहेगा। कब? जब वस्तु स्वतंत्र रूप से गिरे, यानी कि मुक्त पतन में हो तब। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या वर्णन करता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो द्रव्यमान का न तो सृजन होता है और न ही विनाश होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो निर्मित किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, ठीक। धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र डैश के अनुक्रमानुपाती होता है। तो अभी आपने देखा था लूप के बारे में, है ना, ऐसे लूप था जिसको बैटरी से कनेक्ट किया गया था, है ना, जिसको बैटरी से कनेक्ट किया गया था और इसमें धारा जो है प्रवाहित होती है। तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बनता है, उसके बारे में पूछा गया है। तो आप याद रखना, केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है वो समानुपाती होता है जो धारा इसमें बह रही है उसके, ठीक। और व्युत्क्रम अनुपाती होता है जो त्रिज्या है इस लूप का उसके, है ना, व्युत्क्रम अनुपाती। ये याद रखिएगा। चुंबकीय क्षेत्र धारावाही चालक, जो धारावाही लूप है, वृत्ताकार लूप है, ठीक है, जो धारावाही वृत्ताकार लूप है उसके केंद्र पे चुंबकीय क्षेत्र जो है समानुपाती होता है धारा के और व्युत्क्रम अनुपाती होता है जो त्रिज्या है उसके। तो लूप से प्रवाहित धारा, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक जीवन की प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट अणु का मोचन करता है? यानी एटीपी कौन बनाता है?
एटीपी कौन बनाता है? इस एटीपी को हम लोग एनर्जी करेंसी बोलते हैं, ऊर्जा मुद्रा बोलते हैं। इस करेंसी को भाई कौन बनाता है? इस करेंसी को कौन बनाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। जब वायवीय श्वसन की प्रक्रिया चलती है तब एटीपी का प्रोडक्शन होता है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसे हम लोग ऊर्जा मुद्रा भी बोलते हैं। यदि किसी सतह पर लगने वाला प्रणोद स्थिर है लेकिन संपर्क क्षेत्र घटता है तो दाब, तो प्रेशर बराबर होता है थ्रस्ट। ये थ्रस्ट और कुछ नहीं लंबवत बल होता है और बट्टे में एरिया। जो लंबवत बल होता है सतह के उसी को हम लोग प्रणोद बोलते हैं। अगर ये कांस्टेंट रहे, इसमें कोई चेंज ना हो और ये जो एरिया है ये घटे तो दाब क्या होगा? बढ़ेगा। तो बढ़ता है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी लोकप्रिय समुद्री मछली की किस्म भारत में पाई जाती है? देखो रोहू है, पॉम्फ्रेट है, मृगल है, कतला है। ये सारी की सारी जो मछलियां हैं ये भारतीय मछली हैं, यानी भारत में पाई जाती है। भारत में पाई जाती है ये सारी मछली जो है भारत में पाई जाती है, लेकिन इसमें से केवल पॉम्फ्रेट है ये समुद्री मछली है ना, ये मरीन है, ये समुद्री मछली है। बाकी ये रोहू है, मृगल है, कतला है, ये सब जो है नदियों में मछलियाँ पाई जाती है, झीलों में पाई जाती है, तालाबों में पाई जाती है। यानी ये सारे के सारे जो है फ्रेश वाटर फिशेज हैं, है ना, ताजे पानी में रहने वाली ये मछलियाँ हैं। जबकि जो पॉम्फ्रेट है ये समुद्री मछली है। ठीक है, समुद्री मछली है। संयोजी ऊतक में कोशिकाओं की एक दूसरे के सापेक्ष संबंधित स्थिति क्या होती है? संयोजी ऊतक की जो कोशिकाएं होती हैं वो एक दूसरे से जो है दूर होती है। संयोजी ऊतक की जो कोशिकाएं होती हैं वो एक दूसरे से दूर होती है। और ये जो कोशिकाएं होती हैं इनके चारों तरफ क्या होता है भाई? इनका जो अधात्री होता है मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स होता है। और उस मैट्रिक्स में ये कोशिकाएं जो है दूर दूर होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव द्विखंडन विधि द्वारा प्रजनन करता है? तो लिशमेनिया है, यूग्लिना है, पैरामीशियम है, अमीबा है, ये सब जो है द्विखंडन द्वारा प्रजनन करते हैं। गोली चलाने पर बंदूक पीछे की ओर धक्का देती है, बंदूक की पश्च गति का कारण क्या है? यानी बंदूक जो है पीछे की ओर गति करती है, इसके पीछे कारण क्या है? तो जब बंदूक गोली पर बल लगाता है तो बदले में गोली भी जो है वो बंदूक पर बल लगाती है। तो अगर बंदूक ने गोली पर क्रिया बल लगाया है तो जो गोली है वो बंदूक पर प्रतिक्रिया बल लगाती है। तो बंदूक पर गोली का प्रतिक्रिया बल बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर बंदूक ने 100 न्यूटन का फोर्स गोली पे लगाया तो गोली भी बंदूक पर जो है 100 न्यूटन का फोर्स जो है पीछे विपरीत दिशा में लगाएगी। एक कार 50 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से 100 किलोमीटर की यात्रा करती है और तुरंत उसी मार्ग से 1 घंटे में दूरी तय करके वापस आ जाती है। यानी पहले 100 किलोमीटर की यात्रा तय की जाती है। मान लीजिए कि ए से यात्रा शुरू होती है और बी तक यात्रा की जाती है 100 किलोमीटर इस वाले चाल से, 50 किलोमीटर पर आवर के चाल से, और फिर 1 घंटे में जो है ए पर लौट करके आ जाया जाता है। इसमें टाइम लगता है 1 घंटा। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल मीटर पर सेकंड में कितनी है? अब देखो औसत चाल ये बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे में समय, कुल दूरी बट्टे में कुल समय, कुल दूरी बट्टे में कुल समय। कुल दूरी कितनी चली गई? तो 100 किलोमीटर ए से बी जाने में और 100 किलोमीटर बी से ए आने में। कुल समय कितना लगा? देखो बी से ए आने में तो हमें पता है कि 1 घंटे का समय लगा है, लेकिन ए से बी जाने में कितना समय लगा वो नहीं पता है। तो यहाँ पर समय निकालेंगे, दूरी बट्टे में चाल, 100 किलोमीटर चला गया था इस वाले चाल से, तो ये 2 घंटे लगे। तो ये आ गया आपका 200 बट्टे में 3। लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में है। हम क्या करेंगे, इसमें 5/18 से गुना करके इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। जब इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये 18.52 मीटर पर सेकंड मान आएगा। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। धातुओं के संक्षारण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रभावी नहीं है? नमी के संपर्क में आना, नमी के संपर्क में डाल दोगे तो क्या हो जाएगा? जैसे लोहा है, नमी के संपर्क में डाल दो, लोहे के ऊपर जंग लग जाएगा, उसका संक्षारण हो जाएगा। हमें तो रोकना है, तो पेंट करके, ग्रीज लगा करके, गैल्वेनाइजेशन के जरिए, एनोडीकरण के जरिए हम कर सकते हैं। डी हमारा राइट आंसर। नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित करता है। अगर जिंक है ये कॉपर सल्फेट के विलयन से क्या करेगा कि कॉपर को विस्थापित कर देगा। और ऐसा क्यों हो पाया? क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में आपने देखा था कि जिंक जो है वो काफ़ी ऊपर था और कॉपर जो है नीचे था। कॉपर से जिंक जो है ज़्यादा रिएक्टिव है, रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक कॉपर से ऊपर है।
अभिक्रियाशीलता श्रेणी में जिंक कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, सही है, सही है। दोनों कथन सही है और जो कथन 2 है कथन 1 की सही व्याख्या करता है। ये हमारा राइट आंसर। एक अवतल लेंस किसी वस्तु के आकार का 1/3 प्रतिबिंब बनाता है। यदि फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है तो वस्तु की दूरी कितनी होगी? देखो, जो प्रतिबिंब का आकार है वस्तु का 1/3 है, यानी कि जो आवर्धन है वो 1/3 है। जो आवर्धन है वो 1/3 है। आपको ना फोकल लेंथ जो है वो दी गई है, वस्तु दूरी कितनी है वो आपको बताना है। तो आवर्धन बराबर होता है F/F + U, है ना। ये फॉर्मूला जो है ये याद रखिएगा, सवाल जो है जल्दी आप बना लेंगे इस वाले फॉर्मूले से। ये फॉर्मूला लेंस के लिए है, अगर मान लो मिरर होता तो यहाँ पर प्लस के स्थान पर माइनस कर देते हैं। अब देखो, आवर्धन जो है ये 1/3 दिया गया है, आवर्धन 1/3 दिया गया है और ये अवतल लेंस है। अवतल लेंस के केस में जो आवर्धन है वो 0 से 1 के बीच में होता है, यानी कि आवर्धन धनात्मक होता है और 1 से छोटा होता है। आवर्धन धनात्मक होता है और 1 से छोटा होता है, तो 1 से छोटा आवर्धन आपको दिया हुआ है। अब यहाँ पर आवर्धन का चिन्ह आप धनात्मक लेंगे या ऋणात्मक लेंगे, तो ये आपको याद रखना होगा कि अवतल लेंस में जो आवर्धन है वो धनात्मक होता है, क्योंकि अवतल लेंस जो है हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। 1/3 अवतल लेंस से तो फोकल लेंथ हम लोग ऋणात्मक लेंगे, -12 हो जाएगा, यहाँ पर -12 हो जाएगा। और ये U बराबर निकल करके आएगा, कितना हो जाएगा? -12 + U, ये हो जाएगा 36। ये U बराबर हो जाएगा -36 + 12, यानी कि -24, है ना, -24 सेंटीमीटर। ठीक है, -24 सेंटीमीटर। सी ऑप्शन राइट आंसर। वस्तु दूरी जो है हमेशा हम लोग ऋणात्मक ही लेते हैं, और जब आप न्यूमेरिकल बनाएंगे, वस्तु दूरी निकालेंगे, तो हमेशा जो है वस्तु दूरी आपको ऋणात्मक ही मिलेगी। अगर धनात्मक निकल करके आया तो समझ जाना कहीं पर मिस्टेक है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।